अगर इसके ऊपर मैंने काम किया है, सुधार किया है, तो अब मुझे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि स्टैमरिंग कोई बीमारी तो होती नहीं कि आप किसी डॉक्टर को जाकर दिखाएं। लोगों के माइंड में अगर ये बीमारी है तब तो उसको दवाई के चक्कर में पड़ाएंगे। हाँ, तो वो कितना सही है और वो मतलब उस बहुत गलत है। अगर कोई आपसे बोलेगा कि आप वो तो स्टैमरिंग करते हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा कम फर्क पड़ता है। आदत जो थी इसके वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद हमारे दोस्त नहीं बनते हैं। सिलेक्शन ना होना वहाँ पे कैंपस, तो कहीं ना कहीं गिल्ट फैक्टर बहुत ज्यादा माइंड में हो गया था। उस टाइम रैगिंग होता था, उस टाइम काफी रैगिंग होता था। मैं बस स्टॉप पे था एंड सीनियर्स आए, एक लेडी सीनियर थी, और जैसे ही मेरा नंबर आया, ये नाम बता अपना, तो आई वॉज लाइक, मेरा नाम फा बोल देते हैं। बचपन में माँ बाप उनसे ऐसी बातें करते, अल्ले ले मेला बत्ता क्या तल्ला है, तो ऐसे बात करते करते उनकी, और जवानी में गर्लफ्रेंड बोलती है अरे रे वाला बाबू थाना था। एग्जैक्टली। नमस्कार, मैं हूं सचिन प्रताप सिंह और यंग माइंड पब्लिशिंग हाउस के पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज से फेस करके और एक ऐसी पोजीशन पे आए हैं जो कहीं ना कहीं समाज उस पर बात भी नहीं करता। वर्ड है स्टैमरिंग। और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान हैं फारूक खान जी। स्वागत है फारूक जी। थैंक यू। फारूक जी जो है स्टैमरिंग ट्रेनर है, सही वर्ड है? स्टैमरिंग कोच, स्पीच कोच, यू कैन से एनीथिंग। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये स्टैमरिंग है क्या? देखिए, स्टैमरिंग का जो हिंदी वर्ड है वो है हकलाना, जिसमें लोग अटक अटक के बात करते हैं जी। अपने बातों को समझा नहीं पाते हैं, और सामने वाला भी समझ नहीं पाता है कि क्या बोलना चाह रहा है या चाह रही है। लड़कों को थोड़ा ज्यादा होता है, लड़कियों का परसेंट थोड़ा कम होता है, बट उनको भी होता है। तो हकलाहट जो होती है वो एक तरीके की, लोग उनको समझते हैं कि ये कोई बीमारी है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं तो ये हकलाहट की बीमारी है क्या, तो जो बीमारी वर्ड है इट्स वेरी रॉन्ग वर्ड। हकलाहट एक तरह की आदत होती है, जैसे बहुत लोगों को तुतलाने की आदत होती है, वर्ड साफ नहीं आते, रा को ला बोल देते हैं, बहुत लोग सा को फा बोल देते हैं। बचपन में माँ बाप उनसे ऐसे बातें करते, अल्ले ले मेला बत्ता क्या तल्ला है, तो वैसे बात करते करते उनकी, और जवानी में गर्लफ्रेंड बोलती है अरे रे वाला बाबू थाना था। एग्जैक्टली। तो बचपन में बोलते उनकी फिर एक आदत बन जाती है। तो हम इसको बीमारी नहीं बोल सकते जी। ऐसे ही हकलाहट में क्या होता है कि आपने किसी की नकल की, आपके परिवार में किसी को हकलाहट है, आसपास किसी को हकलाहट है, आपने उनकी नकल की, उनको कॉपी किया, वो धीरे धीरे आपकी आदत बनने लगी। इमिटेशन इज वन ऑफ द मेन रीजंस, बट ये नहीं कि सिर्फ इमिटेशन से ही होता है, कॉपी करने से ही होता है। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, बैड पेरेंटिंग, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, तो ये सब चीजें होती है जिससे आपकी हकलाहट की शुरुआत होती है। तो अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की है। बीटेक ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आप अभी उस फील्ड में काम नहीं कर रहे? नहीं, इस फील्ड में काम नहीं कर रहा हूँ। आप स्टैमरिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो यह आपका लाइक फुल टाइम। तो बीटेक का एक स्टूडेंट जो कि बीटेक कर रहा था, बीटेक किया, कंप्लीट किया आपने, तो उसके बाद आपने कोई जॉब नहीं ली? हाँ, मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करता हूँ। देखिए, आजकल लोगों का रहता है यार, इसने तो यार बीटेक किया, एमबीए किया, अपने फील्ड में काम क्यों नहीं कर रहा है, पापा का पैसे वेस्ट करके। हाँ, ये तो सबसे पहले परिवार का ही रहता है। सुशांत सिंह राजपूत जी, इंजीनियरिंग करके he went to become actor, राइट। and विकी कौशल। हाँ, तो देखिए, जहां चाह वहां रहा। मैंने लास्ट ईयर में फील किया था, जब मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, इसको कंट्रोल किया, अपने अंदर चेंजेस फील किया, तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए। बिल्कुल, उसके बाद भी मैंने बहुत टाइम बाद इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो जब मुझे फील आया था इसके ऊपर कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, और मैंने अपने आप को ठीक किया, मुझे सामने वाले को भी ठीक करना है, तो फिर क्या इंजीनियरिंग क्या वो। लेकिन फैक्ट मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग करने का मतलब फादर ने तो मुझसे बोल दिया था कि आपको जो करना है करो, और फिर मैंने दोस्तों को देखा, उन्होंने इंजीनियरिंग की और मैं उस पर लग गया, फ्लो में हो गया। लेकिन मन था नहीं कभी भी कि इस फील्ड में बहुत आगे जाना है। ठीक है, छोटे मोटे लेवल पे किए थे इसके ऊपर काम, और साथ में कुछ और भी प्रिपरेशन वगैरह किया था, लेकिन मन था वही, आई वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। ओके। तो बेसिकली आप जो है इंजीनियरिंग से स्टैमरिंग की फील्ड में लाइक
एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नॉर्मली हम लोग जॉब के लिए देखते हैं, पेरेंट्स वही देखते हैं, तो आपका क्या इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट कब हुई थी? 2012। 2012 में। तो फिर आपको लाइक उसके बाद की जर्नी क्या रही जो आप स्टैमरिंग के ट्रेनर बने, या फिर कह सकते हैं कि आप उसको लेके काम करने लगे? ये स्टार्टिंग की जर्नी थी ऐसी कि पहले तो कहीं जब मैं कैंपस वगैरह आते थे, थर्ड ईयर के लास्ट ईयर जो लास्ट सेमेस्टर वहाँ से कैंपस आने लगते हैं, तो उस टाइम भी स्टैमरिंग इश्यूज थे। अच्छा, आप खुद उस चीज को फेस कर रहे थे? हाँ, फेस कर रहा था। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा मुझे इसके ऊपर मतलब होता था इशू वगैरह, सिलेक्शन ना होना वहाँ पे कैंपस में, तो कहीं ना कहीं गिल्ट फैक्टर बहुत ज्यादा माइंड में हो गया था। फिर मैंने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि अब मुझे जॉब इंटरव्यू में बैठना ही नहीं। कॉलेज के लाइक ये तो ठीक है, आप लास्ट का बता रहा हूँ, अगर समझना चाहूँ कि जो कॉलेज में आपने 4 साल बिताए होंगे, 4 साल की बीटेक होती है अपनी, तो जो 4 साल बिताए होंगे तो उसमें आपने क्या क्या फेस किया अपने स्टैमरिंग को लेके? बहुत कुछ फेस किया इस चीज को लेकर। जैसे फर्स्ट ईयर का अगर मैं बताऊं कि जब मेरे कॉलेज से जब मेरा एडमिशन ही हुआ था, तो उस टाइम रैगिंग होता था, उस टाइम काफी रैगिंग होता था। तो अभी भी मुझे याद है कि मैं बस स्टॉप पे था एंड वहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े हुए थे, सीनियर्स आए, एक लेडी सीनियर थी, तो बहुत आके रूडली वो बात करने लगी सबसे कि अपना नाम बता, तू क्या करता है, कहाँ से आया। तो कि मैं आई थिंक 5वें या 6वें नंबर पे, तो अपना मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो सबसे बहुत ही रूडली बात कर रही, चल तो अपना नाम बता। तो फिर मेरे माइंड में धक धक होने लगा, पहले होने लगा, अरे बाप रे मेरा नंबर आने वाला है, बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। और जैसे ही मेरा नंबर आया एंड आई वाज लाइक, उन्होंने बोला कि अपना नाम बता, ये नाम बता अपना, तो आई वाज लाइक मेरा नाम फफा। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग। मैं यहाँ वहाँ देखने लगा कि यार अब तो मेरा इमेज पूरा खराब हो गया, मतलब इंप्रेशन में क्या होगा लड़कियों के सामने भी बोल नहीं पाया। तो दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग। बहुत तो ऐसा मोमेंट था कि मैंने सोच लिया था मैं कॉलेज ही नहीं जाऊंगा। फिर भी घर वालों ने फोर्स किया, दोस्तों ने बोला कॉलेज जाओ कॉलेज जाओ, तो फिर जाना स्टार्ट किया, लेकिन मन नहीं लगता था। क्लास में भी कई बार हुआ ऐसा कि सर ने कुछ पूछ लिया, तो वहाँ फिर अटक गए, फिर वही इंप्रेशन वाली बात आ गई, यार पता नहीं लड़कियों के सामने। तो मुझे अभी भी याद है फर्स्ट सेम में मैं आई थिंक 20 से 25 दिन ही कॉलेज गया हूँ टोटल, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि मुझे लगता था जाऊंगा अटक जाऊंगा, सोशल बिहेवियर भी खराब हो गया था, एक गिल्ट हमेशा रहता था कि मेरा इंप्रेशन क्या रहा होगा सामने वाले के मन में, तो ये सब माइंड में चलता रहता था। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो फिर कॉलेज जाना भी बहुत कम होता था। फिर जैसे तैसे करते करते कॉलेज गए, एंड ये मुझे अच्छे से याद है एक चीज़, और जो कॉन्वर्सेशन क्लासेस होते थे जहाँ पे आपको बोलना पड़ता था, वो मैं जानबूझ के स्किप कर देता था कि फिर वहाँ पे मेरा डर की वजह से डर की वजह से। तो ऐसे फिर लाइफ चलती रही। फिर लास्ट ईयर में ही मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। थर्ड ईयर से कैंपस आना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डर, और एक बार बैठा तो मतलब बोल नहीं पाया। फिर मैंने फोर्थ ईयर में किया था डिसाइड, आई नीड टू वर्क ऑन इट। उसके ऊपर फिर मैंने कुछ इसके ऊपर रिसर्च किया एंड कुछ टेक्निक्स वगैरह मैंने सीखा, औरों से सीखा। कुछ जगह मैंने इनफॉर्मल ट्रेनिंग लिया इसके लिए। जिनको स्टैम्पलिंग के इश्यूज थे, जिन्होंने ठीक किया था, मैंने उनसे किया कांटेक्ट। से करते करते खुद से भी टेक्निक्स वगैरह मॉडिफाई करके, खोजबीन करके कुछ मैंने इसमें डेवलपमेंट किया, उसको फिर प्रैक्टिस किया। एंड उसके बाद बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग स्पीचेस में पार्टिसिपेट करना। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन क्लासेस मैंने जानबूझ के इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे वहाँ ज़्यादा बोलूँ, वहाँ एक्स टेम्पो देना, वहाँ ग्रुप डिस्कशन करना, स्पीचेस देना, ज़्यादा बोलना, पार्क में चले जाना माइक लेके, वहाँ पे लोगों से बात करना, सर्वे करना। तो बहुत सारी ऐसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, तो वो सब की थी। तो उससे फिर काफ़ी अच्छा फिर आया, इम्प्रूवमेंट आया, कुछ जॉब वगैरह भी लगी उसके बाद। लेकिन कभी ढंग से कभी भी मन में आया नहीं कि मुझे इस फील्ड में जाना, क्योंकि मन में था कि हाँ अगर इसके ऊपर मैंने काम किया, सुधार किया है, तो अब मुझे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर 2015 से इनफॉर्मली मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, लोगों की हेल्प करना। 2016 में डिसाइड किया था कि हाँ मुझे थोड़ा फॉर्मल वे में जाना चाहिए, और 2017 में फॉर्मली मैंने स्टार्ट कर दिया था लोगों को ट्रेनिंग देना। तो आपको खुद को हील करने में क्या चैलेंजेस आए थे? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट था अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, क्योंकि जो स्टैम्परिंग करता है उसका सबसे बड़ा, उसके अंदर जो कमी होती है वो यही होती है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। अब वो चाहता है कि जहाँ मैं हूँ बस वहीं रहूँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात ना करूँ,
सो एक एक इंट्रोवर्ट जो नेचर होता है स्टैमरर का, वो बहुत बड़ा आपका बोल सकते हैं कि एज अ बैरियर का काम करता है, वो आपको आगे नहीं आने देता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद को इंट्रोवर्ट बना लेता है। एग्जैक्टली अपने आप को इंट्रोवर्ट बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि अगर मैं बात करूंगा, मुझे हकलाहट होगी, मेरा इंप्रेशन खराब शर्मिंदगी होगा, महसूस होती है। शर्मिंदगी होगी, तो छोड़ो यार, बात ही क्यों करना। तो फिर बहुत सारी अगर अपॉर्चुनिटी भी उनको अगर मिलती है बात करने की, तो अपने आप को बैक ऑफ कर लेते हो, दे डोंट वांट टू फेस। तो बट अगर आप अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख लिए, तो स्काई इज द लिमिट, आराम से आप। आपकी जैसे कहीं ना कहीं एक समस्या है, तो इस समस्या नहीं कह सकते, इसे एक समस्या भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम बोल सकते हो, हैबिट बोल सकते हो। तो अगर ये आदत जो थी, इसके वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद हमारे दोस्त नहीं बनते हैं। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये होता क्या है, जैसे ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, हाँ जी। ठीक है, कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, एंड आप लेफ्ट आउट फील करते हो, क्योंकि ये आपको लगता है आप बोलोगे अटक जाओगे, आप उसमें कवर अप कर देगा, पार्टी नहीं ले रहे उसमें आप। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर आपके अंदर फील आता है, यार मैं तो अकेले बैठा हूँ, लोग बात कर रहे हैं, उस सच में अपने घर ही चला जाता हूँ। तो फिर इंसान और इंट्रोवर्ट हो जाता है, बोलने की फिर कोशिश नहीं करता। तो आपके दोस्त बने थे जब तक आप इन चीजों को फेस कर रहे थे? मेरे दोस्त बहुत कम थे, एंड वो लोग भी बातें करते थे, लेकिन मैं वहां पे चुपचाप शांत बैठा रहता था स्टार्टिंग में। फिर मेरे दोस्त कुछ थे अच्छे, जो मुझे फोर्स करते थे, तो बोल बोल बोल। कुछ थे लेकिन कम थे, लेकिन थे जो मुझे बोलते थे कि जितना बोलेगा उतना ही तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो दे ऑलवेज ट्राई टू पुश मी। तो कुछ अच्छे लोग भी मिले लाइफ में, बेकार लोग ज्यादा मिले। ये तो खैर हर कहानी में होता है। अगर हम स्टैमरिंग के सोशल इम्पैक्ट देखें, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें, इमोशनल इम्पैक्ट देखें, तो इन चीजों को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है ये चीजें, कैसे ये इम्पैक्ट कर रही हैं इन चीजों पे? तो देखिए, सोशल इम्पैक्ट ये होता है कि नॉट बीइंग एबल टू सोशलाइज। जब आप अपने आप को सोशलाइज नहीं कर पाते हो, आप किसी पार्टी में गए हो, शादी पार्टी में गए हो, कि रिश्तेदार वगैरह मिल रहे हैं, आप अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन जो हकला रहा है वो बात नहीं कर रहा, लेफ्ट आउट फील कर रहा है, तो वो जो गिल्ट कॉन्शियस होता है स्टैमरिंग के प्रति, वो माइंड में और ज़्यादा बैठता है, और फिर आप और ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हो। आपका फिर और मन नहीं करता कि आप लोगों से बात करो। तो वही होती है, जो इंट्रोवर्सी की जो फीलिंग होती है आपके माइंड में और ज़्यादा बैठती है। और फिर अगर मैं सामने वाले के नज़रिए से देखूं, कि जब आप उनके सामने बात नहीं कर पाते हो, तो उनको ये लगता है कि यार ये बेचारा तो मतलब यार मतलब गूंगे जैसे ये बात नहीं कर पाता है, इसको ये बीमारी, ये डॉक्टर इसको दिखाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो वो भी गिल्ट फील करता है उसके लिए। और हम चाहते नहीं कि सिंपैथी मिले हमें सिंपैथी मिले। राइट। तो एक ये फैक्टर हो गया। इमोशनल फैक्टर इसमें ये है कि दिन भर हम इसके बारे में सोचते रहते हैं, स्टैमरिंग को कैसे ठीक करूं, सामने वाले के सामने मेरा इंप्रेशन खराब हो गया, फलाना ढिकाना। तो जो हमारा ध्यान होना चाहिए पढ़ाई में जी, अपने करियर में, फिर वहां से भी हट जाता है हमारा ध्यान। उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फिर हमारे करियर में भी होता है, ठीक है, सोसाइटी में भी होता है, मेंटली भी होता है। तो हर चीज में कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि भाई अगर मैं कॉलेज गया हूँ, वहां मैंने कुछ चीज सीखा है, तो मैं उस चीज को आके घर पे करूँ, अपने करियर के बारे में सोचूं, और उसके बारे में ना सोच के मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हकलाहट के बारे में सोच रहा हूँ, जी। तो हमारा जो माइंड होता है वो और चीजों के लिए भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं जो सोशल इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट इट मीन्स कि मान के चलिए हमारे सोसाइटी से ही वो चीज हम पे आ रही है। हाँ। सबसे पहला सोसाइटी स्टार्ट होता है हमारे परिवार से। तो अगर आपका मैं पर्सनल भी पूछूं, या फिर कह सकते हो आपने जो ट्रेनर्स एज अ ट्रेनर ट्रेन किया बच्चों को, या फिर जो अभी है भी जो ट्रेन नहीं हुए, मान के चलिए कि उनके साथ हकलाने की समस्या है, तो एक कहीं ना कहीं जो उनके घर के ही बच्चे होते हैं, मान के चलिए घर में अगर एक ज्वाइंट फैमिली है या फिर सिंगल फैमिली भी है, तो 2-4 बच्चे भी अपने ही भाई बहन है, कजिन से जो भी है, माँ बाप अंकल आंटी, तो वो होता है कि बच्चा जैसे तुलतुला रहा है या हकला रहा है, तो अपन उसको हकला हकला कहने लगे, भले वो मजाक मस्ती में कह रहा हूँ, बट फर्क तो उसे पड़ रहा है जिस पे कह रहा है। दूसरी चीज ये रह जाता है कि हमारे आसपास की सोसाइटी में हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, या फिर आपके सर्कल, वो लोग एक कहीं ना कहीं हकला वर्ड यूज करने लगे, या फिर कुछ ऐसे नाम रख दिए उस चीज को लेके कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है। तो उसका फर्क कितना पड़ता है एक बच्चे के ऊपर, या फिर एक जो भी वो फेस करे उसके ऊपर? देखिए, एक वर्ड है हकला जी,
और एक वर्ड स्टैमरर। हाँ, तो थोड़ा हकला वर्ड थोड़ा सा ज्यादा उनको करता है इम्पैक्ट यार, तो हकला, अगर कोई आपसे बोलेगा कि आप वो तो इंग्लिश स्टैमरिंग इंग्लिश करते हो, हिंदी थोड़ा का सा फर्क वो आ थोड़ा गया। कम फर्क पड़ता है, इंग्लिश लेकिन कोई हिंदी का बोलेगा फर्क आ ये गया। हकले, तो वो ज्यादा ज्यादा माइंड में बैठता है। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। और जैसे घर वाले ही अगर आपको, भाई बहन हो गए, कजन्स हो गए, अगर वही अगर आपको बोल रहे हैं, तब तो और भी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा उम्मीद हमारे रिश्तेदारों से ही होती कि चलो बाहर वाले तो बोल रहे हैं, कम से कम घर वाले ना बोले। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। हाँ, अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हों, अगर वो आपको अच्छे से डील करे, आपकी प्रॉब्लम को समझे, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहता है कि हाँ, कम से कम मेरे पेरेंट्स तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्या यार तू तो हकलाता रहता है, जाके अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखा, ठीक कर, जॉब कैसे करेगा, ठीक है, पैसे कैसे कमाएगा। तो वो और ज़्यादा माइंड में वो सारी चीज़ें बर्डन के फॉर्म में तो आती रहती है। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ, हम्म। ये क्या कोई बीमारी है जो हम डॉक्टर को दिखाएंगे? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में भी उस लेवल का अवेयरनेस नहीं होता है, क्योंकि स्टैमरिंग कोई कोई बीमारी तो होती नहीं कि आप किसी डॉक्टर को जाकर दिखाएं। एक तरह की ये हैबिट होती है, जैसे कोई तुतलाता है ना, अलग अलग ये लोगों को हैबिट्स होती है इसमें। तो बहुत लोग के वर्ड साफ नहीं आते, मिस आर्टिकुलेशन के इश्यूज होते हैं, शाह को शाह बोलते हैं। बिहार साइड ज्यादातर लोग शाह को शाह बोलते हैं, आप बंगाल चले जाओ तो वहां पे साकुशा बोलते हैं। हाँ, बचपन से वो लोग बात ऐसे करते हैं कि वो उनकी हैबिट बन जाती है। तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हर जगह की Exactly. जैसे है। तो हकलाने का भी रहता है ऐसे ही कि आप स्टार्टिंग से आप हकलाते हो, आप अटक अटक के बात करते हो, तो आपके माइंड में वो आदत बन जाती है। ज्यादातर नकल करने से होती है, बैड पेरेंटिंग, एंग्जाइटी, कोई शौक लग जाना। लेकिन नकल करना 80% उससे ही होता है कि आपने किसी को इमिटेट किया और आपके माइंड में आदत बन गई। इसीलिए इसमें कोई डॉक्टर डील नहीं करते। कोई अगर कोई एक्स स्टैमरर है जिन्होंने अपनी स्टैमरिंग ठीक की, या फिर जिनको नॉलेज है इस चीज का, तो आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अगर जैसे मैं बात करूं कि अपन क्योर की बात करें, ठीक है, तो अगर इसको सही करने पे हम आते हैं तो क्या होता क्या है कि जैसे आपने भी देखे होंगे, अगर तो जैसे एक बच्चा है छोटा सा, तुलतुला रहा है, तो भाई मम्मी कह रही कि इसको हरा मिर्चा खिला दो, आवाज साफ हो जाएगी इसके। एग्जैक्टली, लोग कहते हैं मेरे भाई, साथ भी हुआ है। अच्छा आपके साथ आपको भी खिलाया गया था? तो मान के बचपन में बहुत मिर्ची खाई है, जड़ी बूटी भी खाई है। तो अब बताइए कि अब लोगों के माइंड में अगर ये बीमारी है, तब तो वो उसको दवाई के चक्कर में पड़ाएंगे। हाँ हाँ, तो वो कितना सही है और वो मतलब उस बहुत बहुत गलत है। देखिए, होता क्या है कि पेरेंट्स पहले दवाई खिलवाते हैं। जी, आजकल फेक डॉक्टर्स भी होते हैं जो बोलते हैं ये खा लो आप ठीक ठीक हो जाओगे। कुछ होते हैं, तो हर फील्ड में होता है। तो क्या होता है, आप खा रहे दवाई में, आपको भी एक दूंगा एग्जांपल। मेरा एक आया था स्टूडेंट बिहार से। जी, अब उसने किसी डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर भी नहीं था, कोई था झोला छाप जिसको होगा। भी दिखाएगा जो भी होगा। तो उसने उसको 3 महीने की कुछ दे दिया पाउडर वगैरह, और बोल दिया ये स्टैमरिंग पाउडर है, आप खाओ, इससे आप ठीक हो जाओगे। तो उसने लगातार 3 महीने के लिए खाया, और यहाँ पे आया मेरे पास ट्रेनिंग के लिए। तो बोलता है सर, हम एक डॉक्टर से मिले थे, उन्होंने हमको दिया था दवाई, हमने उसको 3 महीने खाया, साला मेरी हकलाहट तो ठीक हुई नहीं, मेरी आंखें कमजोर हो गई। साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दवाई इसकी है ही नहीं ना। इसकी दवाई नहीं कोई भी है। आदत को आप कुछ खा पी के कैसे Exactly. ठीक कर सकते हो। अच्छा, एक सुनी सुनाई बात, मतलब ये भी मैंने सुनी है कि क्योंकि इसके बारे में बहुत नॉलेज मुझे भी नहीं, क्योंकि इसमें बात इस पे नहीं हुई है कभी। हाँ, पहली बार हम बात कर रहे हैं, तो मैं भी समझ बहुत कम अवेयरनेस है, ये सरकार भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। जी, अब देखिए, मान के चलिए कि हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ समथिंग। हाँ जी, तो 1% लोग को होती है स्टैमरिंग। अब 140 करोड़ का 1% कितना हो गया, करीब 1 करोड़ 40 लाख। इट्स अ ह्यूज नंबर। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ है, 2 से 2.5 करोड़, और Right. करीब 1 करोड़ 40 लाख यहाँ पे हैं ऐसे लोग जो उससे जूझ रहे हैं। लेकिन अवेयरनेस ना के बराबर है। तो जैसे मैंने एक ये मतलब सुनी सुनाई बात ये थी जो मैं पूछने वाला था आपसे, कि जो सिंगर्स होते हैं वो हकलाते नहीं है। हाँ, देखिए, मतलब उनके अंदर ये इश्यूज रहते हैं, बट वाइल सिंगिंग शायद उनका आवाज कैसे या फ्लो सही हो जाता है या कैसा है? एक्चुअली मेरे पास एक स्टूडेंट ट्रेनिंग लेने आए थे, एंड ही वाज फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो वहां पे वो लोकगीत गाते थे। ओके, आई थिंक उनका नाम भागवत निषाद था, मुझे इतना याद नहीं यार, काफी टाइम पहले आए थे। जी, और उनका मतलब बहुत अच्छे सिंगर थे। मैंने उनको लेक व्यू पे भी गाना गवाया था जब वहां पे पब्लिक स्पीकिंग हुई थी भोपाल में। भोपाल में। तो
गाना इतना अच्छा गाते थे, वो जब गाना गाना स्टार्ट करते थे उनको देख के आप बोल नहीं सकते कि उनको हकलाने की दिक्कत है। जी। बट वो जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते कि मेरा नाम ये है, मैं सिंगर हूँ, मैं ये गाना गाता हूँ, तो वहां पे उनको हकलाहट हो जाती थी। लेकिन जैसे ही गाना गाना स्टार्ट करते थे, फिर सारी स्टैमरिंग खत्म। उसके पीछे ये रीजन होता है कि जब आप कोई चीज फ्लो में बोलते हो, आप उस टाइम सोच नहीं रहे होते। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार उसी से करता है। वाह, थोड़ा लिरिक्स खराब आप गाते भी अच्छा है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें मैं सोच नहीं रहा हूँ हाँ, कि मेरा दिल भी कितना कितना पागल है, मैं सोच नहीं रहा हूँ। हाँ, जस्ट फ्लो है, रिदम है। तो कोई भी चीज अगर फ्लो में होगी, रिदम में होगी, तो आपको स्टैमरिंग नहीं होगी। नहीं होगी। इट मीन्स जब आप सोच के बोलते हो, जब आपके आपके शब्द, आपके सांस और आपके विचार के बीच का कोऑर्डिनेशन होता है खराब, आपको उस टाइम हकलाहट हो जाती है। इट मीन्स कि अगर हम साइकोलॉजिकल तरीके से इसको समझें, हम्म, तो अगर हम अपने दिमाग में ये चीज लेके ना चले कि हमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हम एक फ्लो में विथ इमोशंस निकले, अपने आवाज को निकाले, तो हाँ। उस टाइम ये प्रॉब्लम कम होगी, राइट? प्रॉब्लम कम होगी, लेकिन जो चीज हमारे माइंड में वो थॉट बैठा हुआ कि मुझे स्टैमरिंग है, तो उसको निकालने में टाइम लगता है। विद प्रैक्टिसेस आपको पहले प्रैक्टिस करके अपने अंदर एक फ्लो बनाना पड़ता है। तो जो हमारा पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, उसमें कुछ सर्टेन पैटर्न्स तक कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो स्पीकिंग, पॉज एंड ब्रीदिंग, तो अभी ज्यादा डिटेल में तो बता नहीं पाऊंगा। इसमें अगर आप कुछ मतलब शॉर्ट टिप्स या टेक्निक्स और पैटर्न्स पर कुछ बताना चाहें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी ब्रीदिंग पे पकड़। जी। ब्रीदिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है। तो उसके लिए कुछ कोस्टल ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस होती है। मेरे चैनल पे भी सारे वीडियोस वगैरह पड़े हुए हैं। हील स्टैमरिंग चैनल है, उस पर जाके विजिट करके भी लोग देख सकते हैं। तो उसके थ्रू हम सांसों पे कंट्रोल करते हैं। सांस को कंट्रोल करके जो उसकी स्पीड होती है बोलने की, फिर उस पर कंट्रोल आता है। जब स्पीड कंट्रोल में आता है तो आप अपने आप आराम से अपनी बातों को रख पाते हैं। दूसरा हो गया पॉजेस। जब भी एक स्टैमरर बात करता है, वो बिल्कुल एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह फटाफट बोलने की करता है कोशिश, पॉजेस नहीं लेता। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड पॉज, एक ये दो टेक्निक होगी जिसके थ्रू उसकी स्पीड कंट्रोल करवाई जाती है, स्पीच पे कंट्रोल आता है। एंड कुछ होते हैं ब्लॉकेजेस के इश्यूज, बहुत सारे होते हैं सीक्रेट स्टैमरर्स। जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और अगर मैं हूँ सीक्रेट स्टैमरर, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे स्टैमरिंग के इश्यूज है। क्यों? क्योंकि जो सीक्रेट स्टैमरर होते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स में ही हकलाहट होती है। हाँ। जैसे उनको पा में हकलाहट है, पा से पार्लियामेंट, प्रोफेसर में अगर वो हकलाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसकी जगह बोल देंगे अध्यापक। हाँ। कि मेरे फलाना अध्यापक थे जिनसे मैंने पढ़ाई की थी। हाँ। ठीक है, प्रोफेसर नहीं बोलेगा वो, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो अल्टरनेट वर्ड यूज कर लेगा, ऑल्टरनेट वर्ड यूज कर लेते। तो उसके लिए भी कुछ होती टेक्निक, जो यहाँ पे प्रोलॉन्गेशन टेक्निक्स वगैरह हम लोग यूज कराते हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो स्पीकिंग, पॉजेस, ब्रेथ, प्रोलॉन्गेशन टेक्निक्स, ज्यादा अभी डिटेल में तो हो नहीं पाएगा, कुछ आपको मैं बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ। तो ये जो सारी टेक्निक्स होती हैं, इनको प्रैक्टिस करवा के उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाया जाता है, वो उनके अंदर फ्लो लाया जाता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है पब्लिक स्पीकिंग। हाँ। क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में तो अच्छे से बात करते हो बीइंग अ स्टैमरर, या फिर बहुत कम स्टैमरिंग होगी आपको। जहां आप जाके अनजान लोग के सामने, अपने हायर अथॉरिटी, भीड़ भाड़ में माइक पे बोलना, स्पीचेस देना, प्रेजेंटेशन देना, बॉस को समझाना, ये जब आती है सिचुएशन, यहाँ पे आपका असली खेल स्टार्ट होता है। आप यहीं पे ज्यादा अटकते हो। तो उसके लिए आपके अंदर प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए। तो उनके अंदर वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस की फीलिंग लाई जाती है कि अब आप किसी के सामने भी बोल सकते हैं। उसके लिए कुछ अप्रोचिंग सेशंस होते हैं कि आपको एक टास्क दिया जाता है कि वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं ग्राउंड में, या फिर वहां पार्क में जाइए और जाके उनको आप अप्रोच कीजिए, और जो भी टेक्निक आपने सीखा है वहां जाके आपको यूज करना है। कि आपको अगर उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो पहले सांस लीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपना नाम बताइए, मेरा नाम फारूक खान है। तो स्लोली पहले बोलना सिखाया जाता है। फिर उनको माइक स्पीकिंग का कुछ एक्टिविटी करवाया जाता है कि सामने उनके बहुत सारा क्राउड होता है, तो माइक पे उनको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। जब वो टेक्निक फॉलो करके अच्छे से बात कर लेते हैं, तो उनके अंदर वो फील आता है, यार मैं तो पहले अपना नाम भी नहीं पता पता था, अब माइक पे इतने अच्छे से लोगों से मैंने बात की है, तो मैं तो किसी के सामने भी बात कर सकता हूँ। तो वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाया जाता है थ्रू ऑल दिस पब्लिक स्पीकिंग सेशंस।
फिर जब वो पूरा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, 7 दिन का रहता है पूरा सेशन, जिसमें कुछ इंडोर सेशन, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सब करवाया जाता है। जब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो वापस जाते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो शॉर्ट कॉन्फिडेंस है, 7 दिन का कॉन्फिडेंस है, उसको हमें मेंटेन करना है। कि आपने कार तो ले ली लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, ड्राइविंग तो आपने सीखी लेकिन आप चला नहीं रहे हो प्रैक्टिकली रोड पे, तो आप कैसे उस चीज को आप कर पाओगे। तो उनको डेली सुबह शाम प्रैक्टिस करना, जो भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, अपने बॉस को फेस कर रहे हैं, कहीं जाके कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वहां जाके अपने टेक्निक्स को अप्लाई करना। तो ये चीज 5-6 महीने 8 महीने 1 साल तक लगातार बार बार उनको करना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे उनके फिर माइंड में न्यू हैबिट डेवलप होती है, प्रॉपर कंट्रोल आता है, प्रॉपर कमांड आता है, वो उनके अंदर फील बना रहता है कि मैं अब किसी को भी फेस कर सकता हूँ। तो ये उनका पूरा प्रोसेस रहता है कि मेन है टेक्निक की प्रैक्टिस एंड पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशन को फेस करना। तो चूंकि आप 2017 से इस चीज पे काम कर रहे हैं जी, तो आप क्या इंडिविजुअली करते हैं या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप ये सारे चीजों को कर रहे हैं? देखिए ऑर्गेनाइजेशन है मेरा जिसका नाम है हील स्टैमरिंग। जी, तो कैसे स्टार्ट कैसे किया था आपने इसको? स्टार्ट मैंने किया था इसको ऐसे कि पहले जैसे मैंने बताया था अनफॉर्मली मैं लोगों की हेल्प करता था। जी, तो मैंने पहले यूट्यूब चैनल ही अपना खोला था। तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था, सर आप इतने अच्छे से लोगों को समझाते हैं टेक्निक, हम लोग को तो बहुत पसंद आ रही, हम लोग आपसे ट्रेनिंग लेने आएंगे, आप स्टार्ट कीजिए। तो मैंने ऐसे कुछ कैंप वगैरह लगाया था ऐसे स्टार्टिंग में, तो बहुत लोग आए थे स्टूडेंट वगैरह। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं फील आया अंदर से कि मैं अपना सब छोड़ छाड़ के क्यों ना इसी चीज में मैं लगूं, इससे मेरा पैशन भी फॉलो होगा प्लस मेरी अर्निंग भी होगी, दोनों चीज होगी, लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने अपना फुल टाइम देना इसमें स्टार्ट कर दिया। तो 2017 से ही लास्ट में आई थिंक नवंबर या दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जी, तो फिर मैंने फिर यूट्यूब चैनल पे अच्छे से वर्क करना स्टार्ट किया, फिर वेबसाइट बिल्डिंग, उसके थ्रू लोग आने लगे, सोशल मीडिया के थ्रू लोग आने लगे। तो फिर धीरे धीरे फिर पता भी नहीं चला कि कब इंस्टीट्यूट बन गया। अभी तक आपका जो इंस्टीट्यूट है कितने बच्चों को ट्रेन किया है? अराउंड 600 प्लस, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, मेजोरिटी ऑफलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में डिफरेंस क्या है बेसिकली? पब्लिक स्पीकिंग का डिफरेंस होता है, क्योंकि देखिए फेस टू फेस ट्रेनिंग की बात तो अलग होती है। अब दोनों में टेक्निक्स वगैरह सेम ही बताया जाता है कि 1-to-1 सेशन होते हैं, ग्रुप सेशन उसमें भी होता है, जो चीजें यहाँ सिखाई जाती है वो वहां सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि आपको एक्सपोजर के लिए आपको लोगों के बीच में ले आया जाता है, वहाँ पे फेस टू फेस पूरी मॉनिटरिंग होती है मेरे सामने। तो एक कहने, और बाकी जो लोग ऑनलाइन लेते हैं तो उनको भी टास्क दिया जाता है कि भाई अब आपने टेक्निक सीख ली है, अब आपको जाना है लोगों के बीच में, वहां पे आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। जैसे आप कहीं गार्डन चले गए, पार्क चले गए, या फिर कॉल पे बात कर रहे हैं, कोई आप कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, उसका फिर आपको रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। यू हैव टू सेंड ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स। तो वहां पे सारी चीजें होती है, लेकिन मैं यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट आप नोटिस कर पाते हैं चीजों को। वो एक डिफरेंस रहता है। तो अभी आपने ऑनलाइन, तो आप जैसा कि हमारी पहले बात हो रही थी स्टार्ट करने से पहले कि आपने जो है वर्ल्ड वाइड ये काम कर रहा है अभी, मतलब आपके वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हैं, तो अभी किस किस कंट्रीज के स्टूडेंट्स आपको? देखिए ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो NRI ही होते हैं, जो लोग इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, मलेशिया भी हो गया। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे लोग वहां से ऑनलाइन लेते, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकते वो लोग। सो दे हैव गॉट ओनली वन मीडियम टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम ऑनलाइन। तो उनको फिर वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 1-to-1 सेशन, ग्रुप सेशंस, सब में उनको पार्टिसिपेट करके ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, तो एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे अभी तक आपने 600 प्लस बच्चों को ट्रेन किया है, कुछ ऐसे बच्चे याद हैं जिनको लेके आपके कुछ इमोशनल याद हो या फिर पर्सनल उनके साथ फील अटैच हो? बहुत सारे। एक्चुअली एक मेरे स्टूडेंट है मिस्टर मिलिंद प्रियदर्शी जी। ही इज फ्रॉम गुजरात, पहले से जॉब कर रहे थे मल्टीनेशनल कंपनी में। उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी थी जब वो अपने मैनेजर से बात कर रहे थे। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है। वो उसमें इतना हकला रहे थे अपने मैनेजर को, वो कोई बात समझा ही नहीं पा रहे थे। तो उसको देख के मैं मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था यार। ही वाज नॉट एबल टू स्पीक, ही इज वर्किंग ऑन अ मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब उन्होंने फिर से मुझे कई रिकॉर्डिंग सुनाई, जो बहुत अच्छे से पॉजेस लेके आराम से अपने मैनेजर से वो बात कर रहे हैं, अपनी बातों को समझा रहे हैं।
आई गॉट इमोशनल कि हाँ यार, यहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने खुद भी मेहनत की। ये नहीं कि आपने सिर्फ ट्रेनिंग ले ली और आप हो गए ठीक, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। कोई यहाँ पे मैजिक इवेंट नहीं है कि यहाँ पे जादू चलाया और आप ठीक हो गए। यू हैव टू वर्क हार्ड। वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए, यहाँ से वापस गए, मॉल्स में जाके लोगों से बात करते थे, जो भी स्ट्रेंजर्स होते थे, पब्लिक स्पीकिंग करते थे, टोस्ट मास्टर्स कुछ क्लब होता है स्पीकिंग का, वहाँ वो जाके पार्टिसिपेट करते थे। सो ही वर्कड हार्ड, वहाँ जाके अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करना। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने अपने मैनेजर से बात की, अपनी बातों को अच्छे से समझा पा रहे हैं। सो आई गॉट रियली इमोशनल जब मैंने उनकी पहले की रिकॉर्डिंग सुनी, फिर बाद की रिकॉर्डिंग सुनी। एक प्राउड भी फील होता है और ये भी लगता है कि नाउ आई हैव टू वर्क हार्डर, मुझे और लोगों को ट्रेनिंग देना है। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि लोग ऐसे ठीक हो रहे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका सिलेक्शन आर्मी में हुआ है, पुलिस में हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज में हुआ है, एंड बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब भी लगी है ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जब मैं देखता हूँ कि लोग अब अच्छा कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं स्पीकिंग बैरियर नहीं है उनके लाइफ में। पहले उनको लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा मेरे लाइफ में जी, अच्छे से तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। बहुत लोग मेडिकल क्लियर किए हैं, जो लोग मतलब पुलिस वगैरह में जो बोल नहीं पाते, तो आप 50% से कम बोलते हो तो फिर आपका रिजेक्शन हो जाता है। 60-70% वो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छा बोल पाए, और उन्होंने फिर अपना रिव्यू दिया, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला उनका रिव्यू। 1 साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद। तो ये सब देख के हम लोग को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, आई एम डूइंग द राइट वर्क, कि लोगों को बेनिफिट हो रहा है। हाँ, लेकिन ये भी बोलूंगा, अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हो, सब छोड़ के बैठ जाते हो, तो आपकी स्टैम्पलिंग फिर से वापस आ जाती है। ऐसे भी केसेस आते हैं। तो उनको वो फिर से वो लोग कांटेक्ट करते हैं मुझे। उनको सिर्फ मैं एक ही चीज बोलता हूँ, दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अगेन। छोड़ना नहीं, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि 15-20-25 सालों की जो आदत है, उसके लिए आपको थोड़ा सा लंबी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप छोड़ देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। तो जैसा कि अभी बात जब हम कर रहे थे, तो आपने एक लाइन बोली थी इससे पहले कुछ अपन जो कन्वर्सेशन में है कि गवर्नमेंट को लेकर आपने कुछ बोला था। तो कोई गवर्नमेंट स्कीम है या फिर गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट का इसमें रोल बिल्कुल नहीं, जीरो के बराबर है। क्योंकि गवर्नमेंट का रोल तब आएगा कि ये अगर किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के अंदर आ जाए, मेडिकल के अंदर आ जाए, तो वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की, या तो फिर इसे गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम नहीं समझती, नहीं, हाँ, ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी। क्योंकि ये जो लोग हकलाते हैं, वो बेचारे बीच में लटक के रह जाते हैं कि मतलब कोई हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिल जाए तो कुछ उनको फायदा हो जाए, वो भी नहीं होता इसमें। ठीक है ना, दवाई गोली खा के जिसको आप ठीक कर नहीं सकते, कि सरकार कोई दवाई बना दे, गोली बना दे, आप ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें रोल जीरो है। बट सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है इसमें। मान के चलिए, अगर आप सरकार में हो तो आप क्या करेंगे इस पे? सबसे पहले मैं ये करूंगा इसमें कि अवेयरनेस कैंपेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 1,40,00,000 लोग होंगे ऐसे इंडिया में, ये अब किसी भी एज के हो सकते हैं, तो जिनको स्टैम्पलिंग के इश्यूज हैं, मोस्टली गांव देहात में, वहां पे जादू टोना, दवाई दे देना, मिर्ची खाना, घरेलू उपचार, दादी के नुस्खे, ये सब चलता है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सरकार में होता तो डोर टू डोर कैंपेन जरूर करवाता। जो लोग इस चीज को ठीक कर चुके हैं उनकी हेल्प लेता, कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग कीजिए। फंड की भी जरूरत होती है तो फंड भी प्रोवाइड करता। अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग अवेयर होंगे कि ये कोई बीमारी नहीं है, तभी वो फिर सेकेंड स्टेप ले सकते हैं। सेकेंड ये है, फिर उनको जो लोग इसके लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे ट्रेनिंग, तो फंड वगैरह प्रोवाइड करना। जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, तो फिर उनसे कांटेक्ट करके फंड क्रिएट करना, ताकि वो ट्रेनिंग ले सके। और इससे अच्छी चीज और ये कर सकता है कि सरकार खुद इस चीज में इन्वॉल्व हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए, एक डिपार्टमेंट बना दे। एग्जैक्टली, डिपार्टमेंट बना दे, कोई इंस्टीट्यूट डेवलप हो, ताकि लोग वहां पे आए, फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज की ट्रेनिंग ले सके। तो ये सब चीजें अगर मैं होता सरकार में तो मैं जरूर ट्राई करता। बट इसमें सबसे है इम्पोर्टेंट कैंपेनिंग, अवेयरनेस, क्योंकि वहीं से चीजों की शुरुआत हो। एग्जैक्टली, ताकि लोग कम से कम समाज इस चीज को समझ के एक्सेप्ट तो करे, क्योंकि पेरेंट्स को भी ज्यादा पता नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, बोलते हैं सर हमारे पेरेंट्स को तो लगता ही नहीं है कोई ठीक भी हो सकता है कि नहीं। उनको तो लगता है कि कोई ये बीमारी है वो तो हमेशा रहेगी। तो ये भी सब चीजें होती हैं।
तो अगर हमारे दर्शकों में से अगर किसी को ये समस्या है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे हैं मीडियम। मेरा वेबसाइट है www.healstammering.com। आपके ऑफलाइन क्लासेस के लिए? हाँ सेम। आपके ऑफलाइन क्लासेस कहाँ पे हैं अभी? भोपाल में होता है। भोपाल में होता है, ओके। एंड पहले हम लोग बाहर भी जाके वर्कशॉप करते थे, जैसे अभी मेरा रिसेंट वर्कशॉप था लखनऊ में। काफी टाइम हो गया, कोविड के बाद थोड़ा कम हो गया बाहर जाना। हाँ। लेकिन अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे बाहर जाके ट्रेनिंग देना। बट यहाँ पे भी अगर लोग आते हैं तो उनको सारी फैसिलिटी तो दे दी जाती है रहने की। और अगर मैं वहां जाके उनको ट्रेनिंग दूंगा तो उससे अच्छा वो अपने कंफर्ट जोन से यहाँ आके ट्रेनिंग ले, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि वो आएंगे रास्ते में, ट्रेन में आएंगे, वो फिर बात करेंगे किसी से, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा। जर्नी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी होती चीजें, जैसे इंसान बाहर निकलता है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, एक अपने डर से बाहर निकलता है, डर को फेस करने का अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है उनको, बस उनको आना है वहां से। तो और यूट्यूब चैनल भी है हील स्टैमरिंग, जिसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पेजेस भी है, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा फारूक जी आपसे बात करके। हमने स्टैमरिंग को लेकर लगभग सारी चीजों पे बात कर ली, समाज से लेकर सब कुछ, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और बहुत बेहतर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इससे मैं भी नहीं जानता था। अब बात करने को तो ऐसा है कि हम मतलब पूरे दिन भर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। बातें खत्म नहीं, ऑलरेडी 3-4 घंटे से हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा है कि इस बारे में तो मुझे भी टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था कि ये भी कुछ है। मुझे भी लगा था कि शायद जो एक समाज की सोच रहती है वैसा ही। तो सबसे पहले तो मैं आपसे, जो देखने वाली हमारी जनता, उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ ऐसी समस्या हो, कुछ भी चीजें हो, आपको लग रहा है कि इस पे आपको बात करना है या आपको इस बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सारी डिटेल्स है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं फारूक जी को, फारूक जी की टीम को। और मैं फारूक जी से चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज। ये देखिए, मेरा सबसे पहला मैसेज ये होगा कि स्टैमरिंग इज नॉट इन द माउथ, इट्स इन द माइंड। मीन्स स्टैमरिंग इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ हैबिट। अगर इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो फिर आप इसके लिए रॉन्ग चीज करोगे ही नहीं। आप दवाइयों की ओर नहीं भागोगे, आप घरेलू उपचार नहीं करोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ब्रीदिंग टेक्निक से, विच इज राइट टेक्निक, उसको फॉलो करना है और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग करनी है। अपने अंदर का डर निकालना है। कोई भी अपनी हकलाहट को सही कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट में बताइए। कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हो तो जरूर बताइए, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में आपसे वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, उस क्वेश्चंस को लेके हम पूछ पाए। अगर इनसे ही कोई क्वेश्चन है तो इनको लेकर हम दोबारा पॉडकास्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप ऑलवेज डाल सकते हैं। और वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच।